साथियों नमस्कार। गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में आज हम एक नया टॉपिक और पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है भारत के भूगोल से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, इससे पहले हमने पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना का इतिहास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के महाकल्प और उसके साथ साथ 4 युगों के बारे में भी पढ़ा था और 16 प्रकार के कल्प या शकों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगर्भिक संरचना। अब देखिए, एक भौतिक संरचना होती है, एक भूगर्भिक। दोनों में पहले तो अंतर समझना है, यह भी जरूरी है। और आज हम इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो पिछला वाला सेशन था उसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आज बड़ा मजेदार होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बना रहेगा। पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखते हैं उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ना कई लोगों का भला भी होता है और लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है। और अगर और लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है तो वे लोग भी इस चैनल से लाभ ले सकेंगे, या हो सकता है हमारी वीडियो से अगर किसी का भी 1% लाभ होता है तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होगी। अब देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना। वैसे तो आपने अभी तक जो भारत का भूगोल पढ़ा होगा या पढ़ा है, तो 2 तरीके से देखिए संरचना के बारे में। 2 तरीके की संरचना हम याद रखेंगे। संरचना भारत के भूगोल की 2 तरीके से होता है। एक होता है भूगर्भिक संरचना और एक होती है भौतिक संरचना। देखिए, भूगर्भिक और भौतिक में अंतर क्या है? वैसे तो दोनों के दोनों भूगोल से रिलेटेड हैं, लेकिन भूगर्भिक का मतलब होता है ऐसी संरचना जो कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से उद्भव हुई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनी है, उद्भव हुई है या बनी है, वो हो जाता है भूगर्भिक। ये भौतिक जो संरचना होती है, ये जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी संरचना जो हमें नदी पर्वत पठार के रूप में दिखते हैं, वो बाहरी संरचना ये है। अब भूगर्भिक यानी आंतरिक जो संरचना होगी, उसका जो निर्माण है वो बहुत यूनिक तरीके से बना हुआ है या बहुत अलग तरीका है। तो हमने 2 तरीके की संरचना पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं भूगर्भिक संरचना, उसके बाद बात करेंगे भौतिक संरचना पर। तो देखिए, भूगर्भिक संरचना में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या हमें याद रखना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भूगर्भिक आधार पर यानी पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण भारत की भूमि पर या भारत के लैंड पर किस प्रकार के फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें निर्माण की, भारत की धरती का निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण को देखेंगे तो किस भाग का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा। देखिए, कई लोगों को यह लगता है कि भाई हिमालय पर्वत सबसे ऊपर है, टॉप में है, भारत का शीर्ष, भारत का मुकुट हिमालय पर्वत ही है। तो हो सकता है कि हिमालय पर्वत सबसे पहले बना होगा और केरल वाला तटीय भाग सबसे लास्ट में बना होगा। कईयों को ऐसा लगता है, लेकिन कालक्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भारत का भूभाग कौन सा है और सबसे नवीनतम भूभाग कौन सा है, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। निर्माण काल की बात करें तो सबसे पहले बना है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, नीचे का प्रायद्वीप, ये वाला सबसे प्राचीन निर्माण है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें प्रायद्वीप भारत के बाद, फिर बना है ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय बना है। उसके बाद बना है महान हिमालय। उसके बाद बना है मध्य हिमालय, या जिसे हम लघु भी कहते हैं, लघु हिमालय। उसके बाद बना है शिवालिक श्रेणी बनी है। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बने हैं गंगा मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो भी मैदान है वो मैदान। साथ ही साथ तटीय मैदान भी इसी समय बने हैं। तटीय मैदान कहाँ है? भारत के तटीय क्षेत्रों में या तटीय राज्यों में तटीय मैदान बना है। और इनके बाद बना है भारत की धरती पर वर्तमान की मृदा। ये देखिए, वर्तमान की कौन सी मृदा? जो गंगा मैदान में मिलती है, जिसे हम कहते हैं खादर तथा बांगर, ये मिट्टी बनी हुई है। यानी अगर हम ये देखा जाए कि निर्माण काल के हिसाब से सबसे पुराना जो लैंड फॉर्म है भारत में, वो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत भूभाग। उसके बाद ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, गंगा मैदान और खादर बांगर जो मृदा है, या हम कहें नदियों द्वारा लाए गए खादर बांगर मृदा के मैदान, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे लास्ट में बात करें, लास्ट में बना है मैदान। लास्ट में जो लैंड बनी है वो मैदान बना है। और फर्स्ट में बना है कौन? प्रायद्वीपीय भारत। तो ये वाला जो भूभाग है, इसी में भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। यानी भूगर्भिक संरचना का जो डेवलपमेंट है वो प्रायद्वीपीय भारत में ही हमें देखने को मिलता है। बाकी ये वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे।
अलग अलग कालखंड में बने हुए हैं। मैंने ये बताया था इससे पहले, हम जो पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के जो चट्टानों का क्रम है, वो चट्टान किस प्रकार से निर्मित हुई थी। तो उन्हीं चट्टानों के बारे में हम प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, यानी ये धरती कैसे बनी थी, किस काल में बनी थी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, भाई गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सी धातु या कौन सी चीज सबसे अधिक पाई जाती है, या ये पूछा जाए कि आर्कियन चट्टानें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आज के चैप्टर में हमें मिलने वाला है। भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने के लिए हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, तो भारत के अंदर प्राचीनतम चट्टानों के प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं, अच्छा, भूगर्भिक संरचना के रूप में हम 3 भागों में बांटते हैं। ऑलरेडी 3 भाग जो मैं अभी तक बता चुका हूं, या उसे हम और थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। उसके बाद हो जाता है महान हिमालय, महान हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी। महान हिमालय का मतलब ये मत समझना कि बृहद हिमालय है, ये पूरी हिमालय श्रेणी है। उसके बाद आ जाता है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मैदान, ये 3 लैंडफॉर्म है। तो पहले सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, पहले तो ये ध्यान देना है, प्रायद्वीपीय भारत के विकास के समय में अनेकों प्रकार के चट्टानों का क्रम हमें यहां देखने को मिलता है, जिसे हम बात कर चुके हैं प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के चट्टानों का विकास क्रम हो चुका था। तो यहां पर हमने ये ध्यान देना है, प्रायद्वीपीय भारत में हमें जो अध्ययन करने को मिलता है, तो क्योंकि यह जो भाग है, यह भाग निर्माण काल के हिसाब से, निर्माण काल के आधार पर सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। इसलिए यहां पर जो चट्टानें हैं, चट्टानें प्राप्त होती हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन के आधार पर ही हमें चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यदि आप प्रायद्वीपीय भारत को जानना चाहते हैं भूगर्भिक आधार पर, तो वहां पर बने हुए चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों के गुण, चट्टानों के प्रकार और चट्टानों का समय काल पढ़ना जरूरी है। अब देखो, ये जो पूरा लैंड है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अदरवाइज आप भारत में गोंडवाना लैंड का हिस्सा अन्य नहीं देखेंगे। क्यों, कहां से देखेंगे, क्योंकि बाद में जो परिवर्तन हो जाता है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं चट्टानों की, चट्टानों का क्रम कौन कौन सा है, कितने प्रकार की चट्टानें हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में चट्टानों का क्रम। देखिए चट्टानें कौन कौन सी है, याद करना में बेहद कठिन हो सकता है, लेकिन याद करना बहुत आसान है। तो जो चट्टानें हैं, सीधी सी बात, हम चट्टानों का क्रम पढ़ते हैं, और ये जो क्रम मैं बता रहा हूं, ये काल क्रम के अनुसार सबसे प्राचीनतम पहले आएगी, सबसे लास्ट में सबसे नवीनतम आएगी। तो याद कैसे रखना है, एक ट्रिक है, ट्रिक आप लोग याद रखें। वो ट्रिक है आधा केवी गोद में, आधा केवी गोद में। एक आ हो गया, फिर धा हो गया, फिर के हो गया, फिर वी हो गया, फिर गो, फिर दो। ये वाला एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर रखा है ट्रिक बनाने के लिए। तो आधा केवी गोद में का मतलब हो जाएगा, आ का मतलब हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर हो जाता है तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। फिर हो जाता है विंध्य क्रम की चट्टानें। फिर हो जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये बहुत खास है। उसके बाद हो जाता है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। अब कालक्रम के अनुसार ये समझ लीजिए, यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आए कि भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानों का प्रकार कौन सा है,
आर्कियन क्रम की चट्टानें, इंपॉर्टेंट। और सबसे नवीन क्रम की चट्टानें कौन सी हैं? तो नवीन क्रम की चट्टानें हो जाएगा दक्कन ट्रैप, ये वाला। केवल 6 ही हैं और याद कैसे रखना है? आधा केवी गोद में, आधा केवी गोद में, बहुत शॉर्ट फॉर्म है, याद रख ही सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी बात है। सबसे प्राचीनतम, सबसे नवीन क्रम की चट्टानें, ये सब कुछ चट्टानें कहाँ हैं? प्रायद्वीपीय पठार में है। कौन सी जगह है? प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार को ही, वहां की चट्टानों का क्रम। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में ये चट्टानें हैं। हालांकि मध्य भारत तक ये फैली हुई है, पर ज्यादातर ये जो चट्टानें मिलती है हमको प्रायद्वीपीय पठार में मिलती हैं। अब इनमें से एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इन चट्टानों में बहुत कुछ है भाई। ये जो दिख रहा है केवल नाम, केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर अथाह ज्ञान है और इनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये जानने को मिलेगा कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन सी धातु है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टान है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, कहाँ पर कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, इनके पीछे का जो कारण है, उन पीछे का कारण जो है टोटल इन चट्टानों का ही क्रम है। इसी आधार पर खनिज मिलते हैं। कुल मिलाकर के इनके आधार पर हमें यह भी पता चलेगा भारत के किस हिस्से में कौन सा खनिज पाया जाता है, इन्हीं में पता चलेगा। तो आइए बात शुरू करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, क्या है इसकी विशेषताएं, किस प्रकार की ये चट्टानें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जो चट्टानें हैं एक एक लाइन में क्लियर कर लेंगे हम। तो सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं ये, प्राचीनतम चट्टानों के अवशेष हैं ये वाले भारत में। उसके बाद दूसरी अगर इसकी बात करें तो यह चट्टानें पृथ्वी के शीतलन, जब पृथ्वी शीतल हो रही थी, शीतलन के समय में निर्मित हुई थी। ये जो चट्टानें हैं इन्हीं चट्टानों को मूल चट्टानें भी कहते हैं, मूल चट्टानें। बट ये जो चट्टानें हैं, यह चट्टानें अपना मूल रूप खो चुकी हैं। कैसे खो चुकी हैं? इसके पीछे का कारण यह है कि भाई मूल रूप इसलिए खो चुके हैं क्योंकि इन चट्टानों में परिवर्तन इतना अधिक हो गया है। रूपांतरण, अधिक रूपांतरण के कारण मूल रूप खो चुके हैं। कौन सी चट्टानें? ये जो हमारे पास आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। रूपांतरण कैसे हुआ? समय काल के हिसाब से परिवर्तन होती रही। अब ये जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों से परिवर्तित होकर के ही धारवाड़ की चट्टानें बनेगी। अब एक विशेषता और है इस चट्टान की कि यह चट्टान पूर्ण रूप से जीवाश्म से शून्य है, या ये हम कह सकते हैं इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जीवाश्म से रिक्त है, जीवाश्म अंश नहीं पाया जाता। जीवाश्म का मतलब जीव तथा वनस्पति के अंश इसमें नहीं पाए जाते। ये कब बना है? देखो ये चट्टानें तब बनी है जब पृथ्वी का लावा ठंडा हो रहा था। पृथ्वी का लावा ठंडा होते समय यह चट्टानें बनी है। अब ये हम बात करें कि भाई ये चट्टानें अगर ये बनी है तो किस टाइप की चट्टानें हैं। ये जो चट्टानें वर्तमान में हैं या हमें मिलती हैं, ये चट्टानें दो टाइप से मिलती हैं हमें। एक तो नीच चट्टानें मिलती हैं, नीच चट्टानें, और दूसरी मिलती है ग्रेनाइट चट्टानें। आपने ये भी सुना होगा जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वहां ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। इन चट्टानों का वर्गीकरण है, अभी भी पाया जाता है, लेकिन इनका जो मूल रूप है वो लगभग नष्ट हो चुका है क्योंकि ये परिवर्तित हो चुके हैं। भाई जब पृथ्वी बनी थी 4.5 अरब वर्ष पहले, है ना, 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है, तो 4.6 अरब वर्ष की अगर बात करें, अरब वर्ष पृथ्वी की आयु हो चुकी है, इतने वर्ष का पृथ्वी हो चुका है। तो इस समय यदि ये चट्टानें बनी है तो इनका मूल रूप इतना ज्यादा परिवर्तित हो चुका है कि ये अपना मूल रूप खो चुके हैं, रूपांतरण अधिक हो चुका है। इसलिए हम इन चट्टानों को मूल चट्टानें कहते हैं। सबसे पहली चट्टानें यही है, या इन्हीं चट्टानों को मूल के अलावा हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें
अब ये मत समझिएगा कि जो कुछ चट्टानें जैसे हम पढ़ते हैं अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित, कायांतरित, वो वाली चट्टानें नहीं है ये एक्चुअली वो जो धरती में अब मिलती हैं वो वाली है, वो रूपांतरित, कायांतरित, आग्नेय, वो चट्टानें नहीं है ये हैं चट्टानों का इतिहास, जहां से विकास हुआ है भारत की धरती का। यानी अगर ये चट्टानें नहीं होती तो भारत की धरती ही नहीं होती, ये समझ लो। क्योंकि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले यही चीज बनी, लैंड फॉर्म जो है ये यही चीज बना। ये केवल भारत में ही नहीं बना बल्कि दुनिया में बहुत जगह पर ये बना है, लेकिन भारत में इसके अवशेष अधिक मिलते हैं। तो यह चट्टान पूर्ण रूप से जीवाश्म से रिक्त है। जीवाश्म कहाँ पाए जाने थे? भला उस समय गर्म लावा में, गर्म तत्वों में कहाँ से हो जाने थे जीवाश्म ने? इसलिए हमें याद रखना है पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो उस समय ये चट्टान बनी थी। और ये चट्टान वर्तमान में एक तो नीस के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं, दूसरे प्रकार ग्रेनाइट पत्थर के रूप में, नीस के पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर के रूप में मिलते हैं। अब बात करें इस चट्टान की विशेषता और क्या हो सकती है, क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल ये जो चट्टानें होती हैं, ये वाली जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन जो धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं वो अब खनन के योग्य नहीं है। एक्चुअली क्यों? देखिए इस चट्टान के ऊपर जो है परत दब परत कई प्रकार की चट्टानें बन चुकी है, निर्मित हो चुकी है। तो इसका जो मूल अंश है वो बहुत गहराई में पाया जाता है, तो इतनी गहराई तक खनन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इन चट्टानों के जो गुण हैं वो ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। अब जो हमको धातु मिलती है वो दूसरे प्रकार की चट्टानों में मिल जाती है, इससे ऊपरी चट्टान में। तो ये लेयर सबसे नीचे है, ये जो हमारी लैंड है, धरती है, उस धरती के सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो वहां पर पहुंच पाना खनन करके पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राथमिक चट्टानें कौन सी है, मूल चट्टानें कौन सी है, सबसे प्राचीनतम चट्टानें के अवशेष कौन से हैं। पृथ्वी के शीतलन होते समय, यानी जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब ये चट्टानें बनी थी। जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, यानी जीवों का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नीस प्रकार की और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें ये हैं। क्या भारत में कहीं पर ये चट्टानें मिलती हैं? तो मिलती हैं तो कहां? तो इसके लिए मैं यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं, मिलता तो इनका अवशेष कई जगह है, लेकिन शॉर्ट में हम कुछ राज्यों को समझ लेते हैं जहां जहां पर ये चट्टानें मिलती हैं। अब वो जगह हैं, राज्य, जिन राज्यों में ये चट्टानें मिलती हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये चट्टानें मिलती हैं। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी ये मिलती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये मिलती हैं, फिर उड़ीसा में भी मिलती हैं। इस प्रकार से अगर आप जाएं तो यहाँ से राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ये जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर भी मिल जाते हैं। तो कई जगह तो थोड़ा बहुत अंश तो है ही, लेकिन ये वाले चट्टानों का ज़्यादातर अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर इन चट्टानों का अवशेष पाया जाता है या ये चट्टानों के प्रकार पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है याद रखने लायक। तो याद रखना है आपको, ये भी धात्विक प्रकार के गुणों से भरपूर चट्टानें हैं और ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इनका रूपांतरण बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए चट्टानें अपना मूल रूप खो चुकी हैं। तो ये तब की चट्टानें हैं जब 4.6 अरब वर्ष के समय में जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब की चट्टानें हैं ये। तो जो पृथ्वी एक समय पर गैस का और लावा का गोला था, वही गोला जब ठंडा हुआ तो ये चट्टानें बनी। तो प्राथमिक चट्टानें हमारे भारत में मिल जाती हैं। तो इसी समय की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो वो कब बनी होगी? वो भी ऑब्वियसली बात है इसी समय बनी होगी, लेकिन उसका जो मूल रूप देखने को मिलता है वो आर्कियन क्रम में नहीं मिलता है, वो उसके बाद दूसरे क्रम में मिलता है। ठीक, अब तब हम बात करते हैं आर्कियन क्रम के बाद दूसरे क्रम की चट्टानें कौन सी थी। वहां से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। आर्कियन क्रम के अलावा जो अन्य चट्टानें हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे क्रम की चट्टानों में कौन से आते हैं? धारवाड़, जो हमने ट्रिक बनाई थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो कौन सी हैं? एक्चुअल में धारवाड़ एक जगह है। देखो धारवाड़ कहाँ है जगह? कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो धारवाड़ प्रदेश है, उस धारवाड़ प्रदेश में ये वाले क्रम की चट्टानें ज्यादा पाई जाती है, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा है। अब ये जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनकी विशेषता आर्कियन से थोड़ा भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये आर्कियन के परिवर्तन होने के बाद बनी है। आर्कियन चट्टानों के परिवर्तन होने से बनी है, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें जब परिवर्तित होगी समय काल के अनुसार, तब जाकर के ये चट्टानें बनी हुई है।
इसका मतलब ये जो चट्टानें हैं ये भी एक प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही इनमें गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गुण और ज़्यादा विस्तृत हो जाते हैं। ये इनको इन चट्टानों को कहा जाता है कि यह चट्टानें खनिज धातुओं से संपन्न हैं। खनिज धातुएं इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि मैं बात करूं सबसे अधिक लोहा भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है। लोहा सबसे अधिक यही पाया जाता है। अगर इसके बाद बात करें कि लोहा के अतिरिक्त जो है अन्य खनिज धातु भी यहाँ पर होते हैं। खनिज धातुओं से संपन्न इस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए ये भी जो चट्टानें हैं ना, ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई है, कैम्ब्रियन, और जो इससे पहले बनी थी आर्कियन क्रम की चट्टानें वो भी प्री कैम्ब्रियन ही था। तो जो भी प्री कैम्ब्रियन में बनी होगी वे जीवाश्म रहित हैं। तो ये भी जीवाश्म रहित ही हैं। यहाँ भी जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें भी जीवाश्मों से रहित ही होंगी। इनमें अगर मैं बात करूँ खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे लोहा पाया जाता है, लोहा के अतिरिक्त तांबा पाया जाता है, उसके अलावा पाया जाता है सोना, उसके मैग्नीज, फिर पाया जाता है जस्ता आदि। इतने धातुएं इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इस हिसाब से जब इतना कुछ इसमें पाया जाता है तो इस प्रकार की धारवाड़ प्रकार की चट्टानों को क्या कहा जाता है, आर्थिक संपन्न चट्टानें। संपन्न चट्टानें क्यों कहते भाई आर्थिक संपन्न? क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था का मेन आधार यही धातु है भाई। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था का मेन आधार होने के कारण इन चट्टानों को, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को आर्थिक संपन्न चट्टानें भी कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक लोहा जो मिलता है या सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा इन्हीं में मिलता है। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अब यदि हम बात करें कि भाई धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कर्नाटक धारवाड़ में ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर बेलारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत में बेलारी क्षेत्र, यहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर पाया जाता है अरावली श्रेणी वाली जो चट्टानें हैं ये भी पाई जाती है। यदि हम बात करें छोटा नागपुर पठार की जो चट्टानें हैं वो भी यही है। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ, लद्दाख तक ये पाई जाती है, लद्दाख, और तो और गढ़वाल कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल प्लस कुमाऊं हिमालय में यही पाई जाती हैं, हिमालय। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मिकिर पहाड़ियां यहां तक ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर जैसे और ये जास्कर श्रेणी यहां पर भी ये गुण पाए जाते हैं, इन चट्टानों के गुण। देखिए कर्नाटक धारवाड़ में सबसे अधिक ये चट्टानें पाई जाती है। अब आप जानते हैं कर्नाटक धारवाड़ में सबसे अधिक उत्तम किस्म का भारत का लोहा यहीं पर पाया जाता है, कर्नाटक में। आपने कर्नाटक में कुछ पर्वत चोटी का नाम सुना होगा या पर्वत श्रेणियों का नाम सुना होगा, जैसे बाबा बुदान की पहाड़ियां। तो बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं, तो बाबा बुदान की पहाड़ियों में उत्तम किस्म का लोहा यहीं पर पाया जाता है। बेलारी क्षेत्र में भी वही लोहे के गुण हैं। अरावली श्रेणी आप जानते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत जो है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी इसी समय काल की है। अवशिष्ट क्यों है? अवशिष्ट का मतलब ये होता है ये भी अपना मूल रूप खो चुकी है। अब अरावली श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक ये फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, क्योंकि जो ये चट्टानें हैं ये चट्टानें अपना मूल रूप परिवर्तित कर चुके हैं, कायांतरित हो चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यह प्रथम कायांतरित चट्टानें हैं। ये कायांतरित चट्टानें इसी को बोलेंगे, परिवर्तित हो रखी है। यानी जो सबसे पहला जो अवसाद हमारे पास आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में था, उसका प्रथम अवसाद यही है जो कि परिवर्तित हो रखी है। फिर हम जानते हैं छोटा नागपुर पठार, ये तो भाई खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, खनिज भंडार। तो जब फिजिकल भारत हम पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर बात करिएगा भाई छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार क्यों कहा जाता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लद्दाख वाला क्षेत्र देखिए, और गढ़वाल और कुमाऊं बड़ा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल कुमाऊं हिमालय में जो चट्टानों का प्रकार मिलता है वो भी कहीं ना कहीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्रकार मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मिकिर पहाड़ियां कहाँ है? असम से लेकर के ये नागालैंड क्षेत्र तक।
उसके बाद जास्का श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो यहाँ पर भी ये चट्टानों के प्रकार मिलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई। और फिर तो ऊपर से बात याद क्या रखनी है, आर्थिक संपन्न चट्टानें कौन सी हैं। आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसमें सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जिस चट्टान ने संभाल के रखी हुई है। एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP, वो क्या आता है इसी चट्टानों में से सबसे प्रथम ज्वालामुखी। अब आप बोलोगे कहाँ का कहाँ ले गए भाई, क्या बता रहे हैं, रुको जरा, क्या बता रहे हैं आप देखिए। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया इसी समय घटित हुई थी। अब आप ये समझोगे कि भारत में तो ज्वालामुखी है ही नहीं, तो नहीं है, फिर भी ये हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भारत का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर ज्वालामुखी सबसे अधिक मृदा पाई जाती है, लेकिन वहां ज्वालामुखी है ही नहीं। ये तो इत्तेफाक हो गया भाई, यानी ज्वालामुखी फट करके लापता हो गया। तो ये तो बड़े कमाल की बात है, इस पर भी आगे बात करेंगे, इसका रहस्य क्या है। पर अभी आप केवल याद रखें कि ज्वालामुखी क्रिया इसी समय घटित हुई थी। किस समय? जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। तो ये भी एक प्री कैम्ब्रियन काल का है, इसलिए यहाँ पर जो है जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी जीवाश्म रहित है, बट लोहा बेस्ट पाया जाता है। और खनिजों का भंडार भी कहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी कहते हैं। बाबा बुदान की जैसी पहाड़ियाँ कर्नाटक के धारवाड़ प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है कि धातु यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के परिवर्तन के बाद ये बनी, इतना याद रखें, बस बात खत्म। अब बात कर रहे हैं हम तीसरे क्रम की चट्टान में, कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये मॉडिफाई होकर के बनी हुई हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के परिवर्तन से बनी है, चट्टानों के परिवर्तन से ये बना हुआ है, परिवर्तन से बनी है। अब आप बोलोगे प्रतीक में परिवर्तन ऐसे कैसे हो रहा है भाई? 4.6 अरब वर्षों से लेकर के आज तक परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ तो आदमी दिनों दिन बदल जाता है, घड़ी घड़ी आदमी बदल जाता है, पर चट्टानें कैसे नहीं बदलेगी? समय काल के अनुसार इनमें भी परिवर्तन हुआ है। तो ये भी अगर बात करें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल की ही हैं, प्री कैम्ब्रियन। तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल की ही चट्टानें हैं। पर हमने ये देखा आर्कियन क्रम की चट्टानों और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बहुत अंतर है, विशेषताएं बहुत अलग हैं। इसमें भी विशेषताएं बदल जाएगी। ये भी जान लीजिए कुड़प्पा क्या है। देखो, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, कुड़प्पा नामक स्थान के कारण नामकरण किया गया है। स्थान के कारण कुड़प्पा नाम पड़ा है, कुड़प्पा नाम पड़ा इन प्रकार की चट्टानों में। तो ये जो चट्टानें पाई जाती हैं, ये चट्टानें वैसे भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़। और ये जो चट्टानें हैं ये छत्तीसगढ़ के अलावा पाई जाती हैं जी राजस्थान के क्षेत्र में। अब इन चट्टानों की विशेषता क्या अलग है, उससे क्या अलग हो सकती है? ये भी अगर बात करें जीवाश्म रहित ये भी है, ये भी जीवाश्म रहित ही है, क्योंकि मैंने बताया ये भी चट्टानें कैसे बनी है, प्री कैम्ब्रियन का। तो जो भी प्री कैम्ब्रियन में बनी होगी उसमें जीवाश्म तो होगा नहीं, तब तक तो जीवाश्म कुछ था ही नहीं। तो इन चट्टानों की बात करें तो इसमें पाए जाने वाले जो चीज़ें हैं, सबसे पहला क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है चूना पत्थर। अब यहाँ पत्थर पाए जाने लगे, जबकि वहाँ धातु पाए गए थे। अब यहाँ पत्थर आ गए, बना किससे है? उसी धारवाड़ प्रकार की चट्टानों से बना है, पर इसमें परिवर्तन हो गया। यही तो गुण है प्रकृति के भैया, जब परिवर्तन हुआ तो ये हो जाता है। चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। फिर पाया जाता है संगमरमर, संगमरमर। फिर पाया जाता है स्लेट आदि। ये पत्थर के प्रकार इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमने ध्यान देना है। तो इसके अलावा क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, जैसे क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। अब ये जो है चूना पत्थर, आपने देखा होगा राजस्थान में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में ही संगमरमर भी पाया जाता है, स्लेट भी पाया जाता है। आप देखोगे आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में। इससे आपको ये पता चल जाएगा इन चट्टानों के क्रम से कि भाई किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो राजस्थान में ये सब कुछ पाया जाता है। क्वार्टजाइट पत्थर भी, आपने ये नहीं सुना होगा कि राजस्थान में बहुत मात्रा में लोहा है। लोहा का भंडार हमारा वही है, हमारा छोटा नागपुर पठार तथा कर्नाटक के जो धारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं है। तो ये कारण हुआ है कुड़प्पा के कारण। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में वो परिवर्तन हुआ है। हालांकि ये जो चट्टानें कही जाती है ये अधिक परिवर्तित नहीं है। ये मतलब कि अधिक परिवर्तित नहीं है का मतलब है जिस प्रकार से अन्य
क्रम की चट्टानों में परिवर्तन मिलता है उतना कुड़प्पा की चट्टानों में नहीं मिलता। कैसे परिवर्तन नहीं है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ज़्यादा परिवर्तन होने से नहीं बने हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से ये चीज़ बन रखी है। तो ये हमने याद रखना है। और हैं कहाँ कहाँ ये चट्टानें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये गुण किस वजह से हैं, चट्टानों की गुण की वजह से। तो 3 प्रकार की चट्टानें होगी। आइए अब अगला देखते हैं। अब चौथा जो चट्टान पढ़ रहे हैं हम, वो है विंध्य क्रम की चट्टानें। आपने सुना होगा विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, वही तो है। अब ये विंध्य क्रम की चट्टानें बनी हुई हैं किससे भाई, आधा केवी। ये कुड़प्पा, जब ये कुड़प्पा की चट्टानों के परिवर्तन के द्वारा ये बना हुआ है, चट्टानों के परिवर्तन से ये बना है, परिवर्तन से बना है। अब आप देखिए ये जो चट्टानें हैं ये दक्षिण तथा उत्तर भारत की सीमा भी बनाते हैं। दक्षिण व उत्तर भारतीय मैदान की प्राकृतिक सीमा ये बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा के मध्य ही सीमा बनाते हैं। कौन सी चट्टानें, ये है जी विंध्य क्रम की चट्टानें। आपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी सुनी होगी, बस वही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही। अब ये भी वही है, सेम प्री कैम्ब्रियन में ये भी बनी है, कैम्ब्रियन, कोई अंतर नहीं है। तो जब भाई प्री कैम्ब्रियन में जो बनी है तो यहाँ पर भी जीवाश्म अभाव होगा, जीवाश्म अभाव, यहाँ पर भी जीवाश्म मिलता ही नहीं है। तो जो भी विंध्य क्रम की चट्टानें हों या हमने कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़, आर्कियन, ये 4 प्रकार की जो चट्टानें हैं वो सब के सब प्री कैम्ब्रियन में बनी हुई है। तो यहाँ पर जीवाश्म मिल पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। इन चट्टानों का यदि हम विस्तार की बात करें, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इन चट्टानों का विस्तार है, यहाँ पर आप याद रखें चित्तौड़, चित्तौड़ से लेकर के सासाराम तक है ये, चित्तौड़ से सासाराम। ऊपर अगर बात करें आगरा, आगरा से लेकर के होशंगाबाद तक है ये, होशंगाबाद। अब कहाँ ये जगह है ये हमने याद रखनी है भाई। जो चित्तौड़ है वो आरजे राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़ राजस्थान से सासाराम बिहार यहाँ तक है। आगरा तो यूपी में ही है। उसके बाद होशंगाबाद जो है एमपी में है। तो यहाँ तक ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है, राजस्थान से लेकर के चित्तौड़ से लेकर के सासाराम बिहार तक, और उत्तरी क्षेत्र में आगरा से लेकर के होशंगाबाद एमपी तक। यानी बीच में एक पट्टी टाइप की ये पर्वत श्रेणी इस प्रकार से है। तो ये पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है विंध्य क्रम की, जिसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, श्रेणियां तो कई हैं लेकिन हम लोग अभी विंध्य क्रम की चट्टानों में पढ़ रहे हैं, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब ये चट्टानें क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, देखिए क्या है इनमें विशेषताएं, गुण। तो जो हमने अभी इससे पहले कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पढ़ी थी, बस उसी प्रकार का इसमें भी गुण पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मात्रा ज़्यादा है। ठीक, तो 2 चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे आप ये देखें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा चूना पत्थर यहाँ पर अधिक है इस क्षेत्र में। अब बलुआ पत्थर आप जानते हैं भाई राजस्थान में, ये लाल पत्थर जो होते हैं, लाल पत्थर, जिनसे आप ये देखेंगे इन्हीं लाल पत्थरों से क्या क्या बना हुआ है। जैसे सांची स्तूप, सांची स्तूप ये बना हुआ है। लाल किला ये बना हुआ है, लाल किला। और ये जो आगरा किला बना हुआ है, आगरा किला, ये सब कुछ जितने भी ये बने हुए हैं बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। और ये बलुआ पत्थर मिलते हैं यहाँ राजस्थान क्षेत्र में, इसीलिए यहाँ से ला करके ये पत्थरों के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई है। चूना पत्थर आप देख लीजिए, चूना पत्थर जहाँ भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग जहाँ पर चूना पत्थर होंगे वहाँ पर सीमेंट उद्योग फलता फूलता है, बहुत अच्छा एरिया है। तो इसलिए हमने ये वाला याद रखना है, विंध्य क्रम की चट्टानों में सीमेंट उद्योग अधिक फलता फूलता है। तो राजस्थान क्षेत्र में इधर आगरा में, सासाराम में, होशंगाबाद में, इधर आपको इसी प्रकार के उद्योग देखने को मिल जाएंगे। तो ये विशेषता है हमारे किस क्रम की चट्टानों में, विंध्य क्रम की चट्टानों में। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये जो चट्टानें हैं ना, ये नदी जल के निक्षेपण से हुआ है, ये निक्षेपण से बनी है। ये कौन सी चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। और इसी आधार पर इसका एक विशेष गुण और भी है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ना, ये परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें। परतदार का मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जब लेयर के ऊपर लेयर है तभी तो ये इस प्रकार के लाल पत्थर मिलते हैं, एक के ऊपर दूसरा लेयर। तो ये लेयर के कारण ये मिलता है, और चूना पत्थर भी इसी तरीके से मिलता है। तो ये नदी जल के निक्षेपण के कारण बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्री कैम्ब्रियन में बना हुआ है, जीवाश्म अभाव ये भी है। ठीक,
तो दक्षिण व उत्तरी भारत की जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो यही विंध्य पर्वत श्रेणी बनाते हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ तो और भी हम पढ़ेंगे, अरावली पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे, विंध्य हम पढ़ ही रहे हैं, इसको भी पढ़ेंगे, बाकी अन्य भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसे याद रखिएगा। तो अब क्या है हमारे पास अगला 5वां जो क्रम है, आधा केवी गोद में। तो गोद का मतलब है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये नहीं बनी है भाई, प्री कैम्ब्रियन में नहीं बनी है, ये बनी है पैलियोजोइक महाकल्प में। अब यहाँ जो है कल्प ही चेंज हो गया, महाकल्प में बनी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस क्रम की चट्टानों के गुण होंगे वो इन तीनों क्रम की चट्टानों से बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये कालखंड बहुत अलग हो गया। वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प था, ये है पैलियोजोइक महाकल्प, यानी जो युग की बात कर रहे थे हम, प्रथम युग में ये बनी है। प्रथम युग, 4 युग बताए थे ना, तो यदि आपको ये युग भी जानना है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो ये वाली जो चट्टानें हैं ये डिफरेंट हैं। देखिए इन चट्टानों की बात क्या है, ये जो चट्टानें हैं ना, अब इस समय में, प्रथम युग के समय में, तो इस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष, अब क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई, के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहला प्रथम युग जो है जीवन की प्रथम कालक्रम स्थिति थी, यानी जीवन सबसे पहले इधर से शुरू हुआ था। यहाँ पर जीवाश्म हो चुके थे, जीव भी हो चुके थे तथा वनस्पतियां भी हो चुकी थी, इसीलिए ये प्रथम युग कहलाता है। और यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं या जीवाश्म के अंश यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पहले वाले में हमने जीवाश्म बिल्कुल प्राप्त नहीं किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रम की चट्टानें क्यों खास हैं? तो भारत में जो कोयला भंडार है ना, कोयला भंडार, तो कोयला भंडार इसी क्रम की चट्टानों में है। तो भारत का जो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला जो भारत में पाया जाता है सबसे अधिक, जिसमें कि तकरीबन बहुत अच्छी कोयले के गुण भी होते हैं, बिटुमिनस कोयला। तो ये तकरीबन भारत में 80 से 90% कोयला इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और जीवाश्म, आपने सुना होगा कि भाई कोयला किससे बनता है, कोयला बनता कैसे है, यही बनता है, जीवाश्म से बनता है भाई, जीवाश्म से बनता है। तो जीवाश्म के द्वारा कोयला बनता है, इसलिए जब यहाँ पर जीवाश्म अधिक मात्रा में मिलता है या जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, इसीलिए कोयला यहाँ पर मिलता है। यदि आप कोयला ढूंढना आर्कियन क्रम की चट्टान में जाएंगे, वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं कहाँ, ये भी तो याद रखें, किन राज्यों में है? तो याद रखें कि राजमहल पहाड़ियाँ जो आज हैं, राजमहल पहाड़ियाँ ये यही हैं। दामोदर नदी घाटी, या सीधी सी बात कहें, हम ये मान लेते हैं भाई झारखंड से लेकर के, झारखंड और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ये यहाँ भी है, और उड़ीसा, ये वाले क्षेत्र में जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इतना हमने याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगला जो लास्ट बचता है हमारे पास, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। खैर ये गोंडवाना तो आप याद रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, चट्टानों के क्रम में सबसे अंतिम रूप से उसका विकास हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं 6वें क्रम की, उसका नाम है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानें का मतलब कहाँ? दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार में ही ये है, दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार है कहाँ भाई? क्या दक्षिण के पठार को, प्रायद्वीप पठार को दक्कन का पठार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। दक्कन का पठार जो हम कहते हैं ये होता है गुजरात तथा महाराष्ट्र वाला एरिया। अब ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें क्यों खास है? अभी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो चुकी थी, तो ये वाला जो चैप्टर है ये वाला नहीं आ पाया था, तो अभी हम इस पर इसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में बात करें तो ये दक्कन के पठार में पाई जाती हैं, और ये गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। थोड़ा बहुत जो है मध्य प्रदेश में भी ये हिस्सा पाया जाता है। यदि बात करें इसका निर्माण काल की, तो ये मीसोजोइक महाकल्प में बना हुआ है, जो कि युग के हिसाब से सेकंड युग था। ये किस क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है या
कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है, तो विदर्भ महाराष्ट्र वाला एरिया है। एक्चुअली यहाँ पर माना जाता है कि इस कालखंड में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, और ज्वालामुखी उद्भेदन से यहाँ की जो अन्य प्रकार की मिट्टियाँ थी, ये चट्टानें थी, वो जल करके राख बन चुकी थी, और वही राख के कारण जो है काली मिट्टी यहाँ पर होगी, और वही काली मिट्टी जो है यहाँ के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये काली मिट्टी का जो क्षेत्र है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यही मिट्टी जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है, और ये जो मिट्टी है 5 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ, इसकी मोटाई कहीं कहीं पर 3000 मीटर गहरा भी है। याद रखें 3000 का मतलब 3 किमी हो जाता है। इतनी मोटी लेयर विदर्भ क्षेत्र में लगातार ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ था। अब इसी मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, और उपनाम इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। खैर, इसको हम मिट्टियों के प्रकार में पढ़ेंगे। तो हमने याद रखना है, ये जो दक्कन ट्रैप है ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतर फैला हुआ है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी है। इस प्रकार से हम चट्टानों का सभी क्रम याद रखेंगे। क्रम हमने टोटल शुरू से आर्कियन चट्टान से लेकर के दक्कन ट्रैप तक की चट्टानों के बारे में पढ़ा है। तो यही था हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना का पहला चैप्टर, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों का क्रम पढ़ा है। आप बेहतर तरीके से याद रखें, और आने वाली जो वीडियो अगली होगी वो हमारे हिमालय के निर्माण पर बात होगी, और वहां पर कई चीजें आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो में लगातार बना रहेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।